2 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को विजिट किया, जहां पर उन्होंने 1100 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन ले की और जो प्रोजेक्ट तैयार हो चुके थे उनको इनॉग्रेट किया। इसमें शामिल है कोची से लक्षद्वीप आइलैंड के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट के अंडर डाली गई ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लाइन। इसकी मदद से अब लक्षद्वीप में इंटरनेट की स्पीड 1.7 Gbps से बढ़कर 200 Gbps हो जाएगी। दूसरा है कदमत का लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट, जो कि हर रोज 1.5 लाख लीटर पानी को पीने के लिए साफ कर सकेगा। तीसरा है कावाराती में बनाया जा रहा पहला सोलर पावर प्लांट, जो कि बैटरी से चलेगा। ये लक्षद्वीप का ऐसा पहला पावर प्लांट होगा। लक्षद्वीप में अपने काम को खत्म करके पीएम मोदी ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के आइलैंड्स को विजिट किया और वहां पर अपनी कुछ पिक्चर्स ली, जिसे उन्होंने थोड़े समय बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। साथ ही थोड़े समय बाद पीएम मोदी ने ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, पर एक पोस्ट शेयर करी, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर आपको एडवेंचर करना है तो आपकी बकेट लिस्ट में लक्षद्वीप भी होना चाहिए। इस ट्वीट को किए कुछ घंटे ही हुए थे कि सोशल मीडिया पर मालदीव के गवर्नमेंट के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स ने पीएम मोदी को इंडिविजुअली टारगेट करना शुरू कर दिया। साथ ही में भारत के लोगों को और भारत को काफी भला बुरा भी कहा। कुछ ही समय के अंदर भारतीयों ने मालदीवियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के इंडेरोगेटरी रिमार्क्स को गलत बताना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव जैसे हैशटैग को ट्रेंडिंग में ला दिया। बायकॉट मालदीव की इस मुहिम में भारत के इंडियन क्रिकेटर्स, इसके अलावा टॉप पॉलिटिशियंस, इसके अलावा बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स सभी शामिल हो गई। कुछ ही घंटों के अंदर मालदीव जाकर अपने वेकेशन बनाने के प्लान को कई इंडियंस ने इस वजह से कैंसिल करवा दिया और अपनी होटल की बुकिंग और साथ ही में फ्लाइट की टिकट भी कैंसिल करवा दी। मालदीव की सिटिंग गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर पड़ा कि उन्होंने अपने टूरिज्म सेक्टर को बचाने के लिए मालदीव के 3 सिटिंग मिनिस्टर्स को उनकी पोस्ट से रिजाइन दिलवा दिया। इस वीडियो में मैं आपको भारत और मालदीव के रिलेशन की हिस्ट्री बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से मालदीव की गवर्नमेंट इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए ये स्टांस अपना रही है। इसके बाद मैं आपको जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से भारत और मालदीव के बीच में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और इसके अलावा भारत और चाइना के बीच में टग ऑफ वॉर मालदीव में शुरू होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में बता देता हूँ। साल 1956 में यह भारत का पार्ट बना था। केरल से वेस्ट में जाकर 440 किलोमीटर की दूरी पर 36 आइलैंड्स का बेसिकली ये एक ग्रुप है। इनमें से एक आइलैंड अभी पानी में सबमर्ज हो चुका है, जबकि 35 अभी विजिबल हैं। इन 35 में से 10 पर ही सिर्फ ह्यूमन सेटलमेंट है, जिसमें ज्यादातर ट्राइब्स रहती हैं। लक्षद्वीप का टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दिल्ली से भी कम है। कवारती इसकी कैपिटल है। साल 2011 में हुए सेंसस के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 64,000 है, जिसमें से मेजोरिटी मुस्लिम है, अप्रोक्सीमेटली 96%। मेनली यहाँ के सिटीजन्स मलयालम बोलते हैं। इसके अलावा महे और थिवे 2 भाषाएं और हैं जो कि रीजनल हैं, ये बोली जाती हैं। यही भाषाएं मैं आपको बता दूं मालदीव में भी बोली जाती हैं। लक्षद्वीप के बारे में आपने जान लिया, अब थोड़ा सा मालदीव के बारे में जान लो। इससे आपको ये टॉपिक समझने में हेल्प होगी और ये कंट्रोवर्सी समझने में भी आसानी होगी। मालदीव इंडियन ओशियन में श्रीलंका के साउथ वेस्ट में एक आइलैंड्स की चेन है, जो कि भारत के मिनिकॉय और चागोस आर्किपेलागो आइलैंड के बीच में है। टोटल 1192 आइलैंड्स है, जिसमें से 200 से ज्यादा आइलैंड्स पर ह्यूमन सेटलमेंट है। साल 2016 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन 4,27,000 थी। कैपिटल है माले। साल 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है। मालदीव 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसे आज़ादी साल 1965 में यूके से मिली थी। फिलहाल के लिए मालदीव की $7 बिलियन की जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा मालदीव के टूरिज्म और फिशरी सेक्टर से कवर होता है। भारत और मालदीव दोनों ही यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिश होने के तुरंत बाद मालदीव में 1988 में एक कू करने की कोशिश की जाती है प्रेसिडेंट गयूम के खिलाफ। ऐसे में प्रेसिडेंट गयूम इंडिया से मदद मांगते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को मालदीव भेजने की तैयारी कर देती है और इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन कैक्टस। इंडियन आर्मी मालदीव के हुलहुले में लैंड करती है और वहां से बोट्स के थ्रू माले पहुंचती है और 9 घंटे के अंदर इस तख्तापलट को नाकाम कर देती है। जंप टू साल 2014, मालदीव में वाटर क्राइसिस सामने आ जाता है क्योंकि माले में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग जाती है। इंडियन गवर्नमेंट मालदीव की हेल्प के लिए एक बार फिर सामने आती है और ऑपरेशन नीर के अंडर आईएनएस सुकन्या और आईएनएस दीपक के थ्रू 2000 टन से ज्यादा पानी मालदीव को प्रोवाइड कराती है। अभी कोविड-19 के समय भी मालदीव की भारत ने मदद की थी, जब ऑपरेशन संजीवनी के अंडर भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन को मालदीव को प्रोवाइड कराया था, ताकि मालदीव में वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया जा सके। इसके अलावा मिशन सागर के अंडर मालदीव की भी मदद की गई थी, जब भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 50,000 टैबलेट्स मालदीव को प्रोवाइड कराई थी। साथ ही में 500 टन से ज्यादा फूड की डिलीवरी मालदीव को की गई थी। कोविड-19 की पेंडेमिक के बाद से भारत ने आज तक $1.3 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव को इशू किए हैं।
भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके लिए एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने $400 मिलियन और भारत सरकार ने $100 मिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड की है। ये भारत का मालदीव में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो माले को विलिंगली, गुलाफिलू और थिलाफुशी से जोड़ेगा। इसके अलावा $800 मिलियन का क्रेडिट एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने हनुमादी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए मालदीव को प्रोवाइड किया है। इस क्रेडिट की मदद से एयर स्ट्रिप को 2200 मीटर का बनाया जाएगा ताकि एयरबस का 320 और बोइंग का 737 मैक्स यहाँ पे आसानी से लैंड कर सकें। इन सब के अलावा भी भारत सरकार मालदीव के लिए बहुत कुछ कर रही है, जैसे कि गुल हिफालू में एक पोर्ट को डेवलप कर रही है, हुल होमालू में एक क्रिकेट का स्टेडियम बना रही है, साथ ही में एक कैंसर का हॉस्पिटल बना रही है। इवन एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने $40 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मालदीव की सरकार को प्रोवाइड किया है। इवन अभी साल 2022 में मालदीव की सरकार ने जब भारत सरकार को रिक्वेस्ट की थी तो भारत सरकार ने मालदीव को $100 मिलियन का बजटरी सपोर्ट भी दिया था। मालदीव के एंटी इंडिया स्टांस को समझने के लिए मैं आपको मालदीव की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बता देता हूँ। उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके लिए रेलेवेंट है। मालदीव में साल 1978 में डिक्टेटर अब्दुल गयूम ने अपना रूल स्टैब्लिश किया था और साल 2008 तक उनका जो टाइम पीरियड है वो चला था। भले ही डिक्टेटर थे लेकिन इंडिया के लिए फ्रेंडली थे। लेकिन साल 2008 में मालदीव में पहली बार इंडिपेंडेंट चुनाव करवाए गए और MDP के जो लीडर थे अब्दुल नशीद वो इलेक्शन जीत जाते हैं और मालदीव के PM बनते हैं। गयूम की तरह ही नशीद भी इंडिया के फेवर में थे क्योंकि वो जानते थे कि इंडो पैसिफिक में चाइना के मुकाबले इंडिया मालदीव के ज्यादा पास है। साल 2009 में मालदीव ने और इंडिया ने एक डील साइन की जिसमें तय किया गया कि भारत के 26 जो कोस्टल रेडार हैं वो मालदीव को मॉनिटर करेंगे और साथ ही में तय किया गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी मालदीव को उनके टेरिटोरियल वाटर में कोऑपरेट करेगी। साल 2013 तक आते आते मालदीव के PM के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ गया क्योंकि उनके खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब मालदीव के नए PM बने मोहम्मद वहीद, जिन्होंने अपने भाई नशीद को अरेस्ट करवाने के लिए वारंट निकलवा दिया और नशीद ने बेहतर समझा कि वो मालदीव में इंडिया की एम्बेसी के अंदर चले जाएं। नशीद ने ऐसा ही किया लेकिन बाद में बाहर आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। इधर वहीद ने भारत के साथ मालदीव ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उनको कैंसिल करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कैंसिल किया गया वो था मालदीव में GMR का एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। साल 2013 में मालदीव में इलेक्शन हुई और अब्दुल्ला यामीन मालदीव के PM बने। अब्दुल्ला यामीन ने मालदीव की चाइना प्रो पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और मालदीव ने चाइना को कई सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए, चाहे वो फ्रेंडशिप ब्रिज बनाना हो या फिर मालदीव में नया रनवे बनाना हो। लेकिन अब्दुल्ला यामीन के ऊपर जो ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो प्रेशर बनाने लग रही थी कि आप ज़्यादा प्रो चाइना पॉलिसी मत अपनाइए। ऐसे में यामीन ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। दो वजहों से जो इंडिया आउट कैंपेन है काफ़ी फेमस हो गया था मालदीव में। पहला रीज़न है साल 2009 में मालदीव और इंडिया के बीच में की गई डील जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और दूसरा है नशीद का बचने के लिए इंडियन एम्बेसी में चले जाना। इस वजह से यामीन ने ये पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि विपक्ष की जो MDP पार्टी है ये तो इंडिया फेवर है और इंडिया की पॉलिसी मालदीव को लेकर इस तरीके की है कि इंडिया मालदीव को एक वैसल स्टेट बनाना चाहता है और जल्द ही अपनी मिलिट्री को यहाँ पे एक पोस्ट दिलवा देगा। और इसमें ट्रिगर पॉइंट बन गया मालदीव को दिए गए भारत के हेलीकॉप्टर। कहानी ये है कि साल 2010 में और साल 2015 में भारत ने 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर मालदीव को दिए थे ताकि वो अपने मैरीटाइम एरिया की पेट्रोलिंग कर सकें और कुछ वेदर सर्विलांस कर सकें। यामीन की जो पॉपुलैरिटी है वो मालदीव में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए साल 2018 में उन्होंने चुनाव करवाने का तय किया। क्योंकि फॉर्मर PM नशीद इस समय श्रीलंका में एग्जाइल में थे, इसलिए ओपोजिशन के पास कोई भी फेस कैंडिडेट नहीं था, इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी ने एक ग्रुप बना लिया और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को अपना फेस कैंडिडेट बनाया। सोलिह ये इलेक्शन जीत जाते हैं और मालदीव के PM बनते हैं। अब मालदीव को एक प्रो इंडिया लीडर लीड कर रहा था। दूसरी तरफ मालदीव में साल 2019 में यामीन के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। क्योंकि यामीन का पॉलिटिकल करियर अब खतरे में पड़ गया था, इसलिए उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को शुरू कर दिया और इस बार उसे पहले से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर शुरू करा और इस बार इसको 2 रीजन की वजह से काफी पॉपुलैरिटी मिल गई। पहला रीजन था मालदीव में इस समय जो करंट PM थे सोलिह, उन्होंने यामीन के इस इंडिया आउट कैंपेन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। और दूसरा रीजन था साल 2021 में मालदीव और इंडिया के बीच में साइन किया गया UTF हार्बर प्रोजेक्ट। इसमें तय किया गया था कि भारत मालदीव के माले में एक डॉकयार्ड बनाएगा जहाँ पे मालदीव के जो कोस्ट गार्ड है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए भारत अपने कुछ फोर्सेस को भी मालदीव में भेजने वाला था। इन इश्यूज को हाईलाइट करके यामीन ने मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन को बहुत पॉपुलर बना दिया। वर्ल्ड योगा डे के दिन भी मालदीव में वायलेंस देखने को मिला। इसके अलावा माले में इंडिया को मॉक करने के लिए रैलियां निकाली गई, इंडिया की हाई एम्बेसी को बॉम्ब करने की भी धमकी दी गई और इन दी एंड कोविड के चलते इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा था, इन सभी वजहों से साल 2023 में जब इलेक्शन हुए तो सोलिह इलेक्शन हार गई। क्योंकि यामीन के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे इसलिए वो PM नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद मुइज़ू को सपोर्ट करना बेहतर समझा। मुइज़ू ने PM बनते ही उस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया जिसमें मालदीव का पहला PM हमेशा भारत को विजिट करता था। मुइज़ू पहले टर्की गई इसकी बजाय और उसके बाद चाइना गई, लेकिन अभी तक भारत नहीं आई। इन सबसे अलग मुइज़ू जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से COP28 के सम्मेलन में मिले थे तब उन्होंने भारत से
से कहा कि आपको अपने ट्रूप्स मालदीव से हटाने होंगे। ये तो मैंने आपको मालदीव की इंटरनल पॉलिटिक्स बता दी, लेकिन क्या ये जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, जो इंडिया के लिए स्टांस मालदीव ने अपनाया हुआ है, ये थम जाएगा? देखिए, इसके चांस फिलहाल के लिए कुछ कम है। अभी जो मालदीव की इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, उसका क्रक्स समझ लो। अभी मालदीव में क्या है, मुइज़्ज़ू भले ही पीएम है, लेकिन यामीन का जो चेहरा है ना, वो मालदीव में ज़्यादा पॉपुलर हैगा, और मुइज़्ज़ू ये बात अच्छे से जानते हैं। इसीलिए जब से मुइज़्ज़ू पीएम बने हैं, उन्होंने यामीन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है, और ये बात यामीन अच्छे से समझते हैं। इसलिए उन्होंने इलेक्शन के तुरंत बाद अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, और अब मालदीव की इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो गई है कि मालदीव में अब 2 एंटी इंडिया और प्रो चाइना पार्टीज हैं। मालदीव का भारत के लिए ये जो रवैया बना हुआ है, ये 2 और बातों पर डिपेंड करता है। पहला है बायकॉट मालदीव का जो ये ट्रेंड इंडिया में इस समय चल रहा है, ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है, और दूसरा मालदीव में बनने वाले टूरिस्ट वैक्यूम को रशियन और चाइनीज टूरिस्ट कैसे फुलफिल करते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना से जो टूरिस्ट मालदीव में आते हैं, इनका ओवरऑल नंबर अभी नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन हाल फिलहाल में इंडिया ने बाजी मार ली है 2019 के बाद से। लेकिन इंडिया के साथ साथ रशिया के टूरिस्ट भी मालदीव में बढ़े हैं। कुछ नया डाटा अभी जो हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है, वो तो ये भी बताता है कि मालदीव में इंडिया से ज़्यादा टूरिस्ट साल 2023 में रशिया से आए हैं। वेल, ओवरऑल जो भी कहिए, ये तो इंडिया की माइट है कि इंडिया के पीएम ने अपने लक्षद्वीप में जाकर थोड़े से कदम चले और दूर एक देश में भूचाल आ गया। खैर, अब ये समय की ज़रूरत है कि लक्षद्वीप को टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप किया जाए, और इसका काम शुरू हो चुका है। कुछ साल पहले ही ताज होटल ने कमिट कर दिया था कि वो लक्षद्वीप में 2 होटल बनाएंगी। लक्षद्वीप के लिए एक और अच्छी खबर ये भी आई कि इजराइल लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्लांट लगाने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, लक्षद्वीप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैगी, लक्षद्वीप में टूरिस्टों के लिए अट्रैक्शन भी हैगी। फिलहाल के लिए अगर अभी मैं प्रेजेंट की बात करूँ, लक्षद्वीप पे जो 2 बीच हैं, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड भी हैं। देखिए, इन छोटे छोटे देशों की ना बेसिकली एक तरीके की पॉलिसी होती है। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। आज यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन से पहले इंडिया के पीएम को बुलाया जाता है ताकि इंडियन डायस्पोरा की वोट लिए जा सकें। दूसरी तरफ ये छोटे देश ना तो न्यूक्लियर पावर हैंगे, ना ही ये वर्ल्ड सुपर पावर है। वर्ल्ड सुपर पावर तो छोड़िए, तो रीजनल पावर भी नहीं है, फिर भी ये भारत को आंख दिखा देते हैं, क्योंकि ये देश जानते हैं इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी रही है, वो किसी भी देश के इंटरनल मैटर में अफेयर नहीं करती। और फिर इन देशों को पता है भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है नेबर फर्स्ट की, चाहे वो मालदीव में साल 2000 में आने वाली सुनामी हो, या फिर कोई दूसरा नेचुरल डिजास्टर, या फिर चाइना का कोई सेलर इंडियन ओशन में डूब रहा हो, भारत मदद करने के लिए सबसे पहले सामने आएगा। इसलिए ये देश जानते हैं चाहे इंडिया को कितना हर्ट कर लो, इंडिया की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आएगा। और ये इंडिया की भी मजबूरी है, क्योंकि अभी जो इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में हवा में बनाया हुआ है, अगर इंडिया कोई भी कमेंट कर देगा तो उसको एक रीजन मिल जाएगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस इशू पर अभी तक ऑफिशियली कोई भी कमेंट नहीं किया है। हाँ, मालदीव के एम्बेसडर को बुलाकर उनको समन जरूर किया गया था। देखिए, भले ही इंडियन गवर्नमेंट के इस मामले में हाथ बंधे रहते हैं, लेकिन इस बार इंडियन सिटीजन्स ने मालदीव को आड़े हाथों लिया है। देखिए, इंडियंस के लिए और भी अच्छा होगा, अभी जो हमने स्टांस मालदीव के लिए अपनाया है, दीपावली के पास जब भी मार्केट बूम करती है, तो यही स्टांस चाइनीज गुड के लिए भी अपनाया जाए। देखिए, जियोपॉलिटिक्स की इक्वेशन है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि भारत मालदीव को अपना दोस्त मानता है, लेकिन मालदीव भारत को अपना दुश्मन मानता है। इसलिए भारत का दुश्मन चाइना मालदीव का दोस्त हो गया। मालदीव के लिए चाइना दोस्त है क्योंकि वो लोन प्रोवाइड कर सकता है, चाइना के लिए मालदीव दोस्त है क्योंकि इंडियन ओशन में वो चाइना के इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है। और मालदीव को ये बात अच्छे से पता है, अगर कल को गड़बड़ हो भी जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट मदद के लिए सामने आएगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।